दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, इसका संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें केवल प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। कथन 2 था, इसका उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। और कथन 3 था, इसका प्रशासनिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं, जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। तो चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ बिल 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। ये विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB सर्व को निरस्त कर देगा और इसकी गतिविधियों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ में शामिल कर देगा। बता दें कि एनआरएफ की स्थापना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और पूरे भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। इसका संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवरों के साथ पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्री होंगे। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका लक्ष्य उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना और अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा बढ़ते खर्च को प्रोत्साहित करना है। इसलिए कथन 2 सही है। इसका प्रशासनिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा, जबकि इसे कामकाज की देखरेख भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी। इसलिए कथन 3 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, रुगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक आक्रामक कीट है और कथन 2 है, ये चौड़ी पत्ती वाले पौधों को संक्रमित करता है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में पुणे शहर में ताड़, नारियल और केले पर हमला करने वाले रुगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई देखी गई। रुगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई एक आक्रामक कीट है, इसलिए कथन 1 सही है। ये पंखों वाले कीड़े हैं जिनका शरीर मुलायम होता है और इनका एफिड से गहरा संबंध होता है। इसे पहली बार वर्ष 2004 में मध्य अमेरिका में देखा गया था। ये कीट न केवल नारियल के पेड़ों की उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि ये फल के पोषण मूल्य को भी कम करता है। ये मुख्य रूप से अपने मूल क्षेत्र में नारियल के पेड़ों और अन्य चौड़ी पत्ती वाले पौधों को संक्रमित करता है, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। आपके ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर या फिर इंटरनेशनल कॉमर्स चैम्बर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रकाशित किया है, इसलिए विकल्प भी सही है। आपको बता दें कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता वार्षिकी यानी WCY पहली बार वर्ष 1989 में प्रकाशित हुई थी। ये देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है। यह 336 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों और 4 कारकों अर्थात आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे पर आधारित है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर मापी गई 64 अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष 3 में नामित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की आयुषीय स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में सीमा शुल्क वायु खुफिया इकाई यानी AIU के अधिकारियों ने तिरुचि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 यात्रियों से
6,850 जीवित रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए जब्त किए। बता दें कि रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की एक प्रजाति है जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का मूल निवासी है। ये ताजे और खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अर्धजलीय कछुआ है। इस प्रजाति को दुनिया में 100 सबसे खराब आक्रामक गैर देशी प्रजातियों में से एक माना जाता है। ये कछुए जंगलों में 20 से 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान की गई थी। कथन 2 है, ये पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के लिए एक वित्तीय तंत्र है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में ब्राजील के ब्रासिलिया में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF परिषद की 64वीं बैठक 26 से 30 जून 2023 तक हुई। बता दें कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। GEF संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों सहित 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है। इसके पास नागरिक समाज संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है। ये 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र है। पारा पर मिनीमाता कन्वेंशन, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसलिए कथन 2 सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये घरेलू आपूर्ति के साथ खाद्यान्नों की कीमतों को नियंत्रित करता है। कथन 2 है, यह भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को खाद्यान्न की बिक्री संभालने की अनुमति देता है। और कथन 3 है, इसमें ई नीलामी के समय बाजार दर के आधार पर खाद्यान्न को बेचा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में उचित लागत पर पर्याप्त चावल खरीदने में असमर्थ होने के कारण कर्नाटक राज्य सरकार ने लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त चावल के बदले अस्थायी रूप से नकद देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत मुफ्त वितरण के लिए गेहूं और चावल का बफर स्टॉक रखती है। खाद्यान्नों की घरेलू आपूर्ति और उपलब्धता को विनियमित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए OMSS को मंदी के दौरान सक्रिय किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को अधिशेष खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसमें अधिशेष खाद्यान्न को पूर्व निर्धारित कीमतों पर ई नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। राज्य केंद्रीय पूल से प्राप्त अनाज से अधिक वितरण के लिए OMSS के माध्यम से खाद्यान्न खरीद सकते हैं। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभार चर्चा में रहने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS को आपके ऑप्शन है, विक्रेताओं द्वारा खरीदारों से प्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है, खरीदारों द्वारा विक्रेताओं से अप्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है, सरकार द्वारा खरीदारों से कर वसूला जाता है, या फिर सरकार द्वारा विक्रेताओं से कर एकत्र किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विक्रेताओं द्वारा खरीदारों से प्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है। हाल ही में हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA में संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च 20% की टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS की उचित दर के अधीन होगा। बता दें कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स विक्रेताओं द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं पर खरीदारों से एकत्र किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, इसलिए विकल्प सही है। विक्रेताओं द्वारा एकत्रित किया गया TCS सरकार के पास जमा कराया जाता है। इसी के साथ रिटर्न दाखिल करते समय करदाता TCS लेवी पर रिफंड का दावा कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, विक्रेताओं द्वारा खरीदारों से प्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। कथन 2 है, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। और कथन 3 है, ये केवल एक अवधारणा है क्योंकि यह ना तो मानचित्र पर चित्रित है और न ही जमीन पर सीमांकित है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर बात की, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC भारतीय नियंत्रित और चीनी नियंत्रित क्षेत्र के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, इसलिए कथन एक सही है। पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसे ना तो मानचित्र पर चित्रित किया गया है और न ही जमीन पर भौतिक रूप से सीमांकित किया गया है, बल्कि दोनों देशों के बीच विवादित सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अवधारणा के रूप में मौजूद है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में तरंग शक्ति का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया था? आपके ऑप्शन है भारतीय नौसेना और भारतीय सेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास, भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका की सेनाओं के बीच बहुपक्षीय अभ्यास या फिर भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाला पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाला पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास। भारतीय वायुसेना जल्द ही एक मेगा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने जा रही है। तरंग शक्ति नाम का यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इस अभ्यास में दुनिया की 12 शीर्ष वायुसेनाएं शामिल होंगी, जिसमें से 6 अभ्यास में भाग लेंगी जबकि अन्य पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेंगी। इसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले और AWACS विमान सहित विभिन्न प्रकार के विमान शामिल होंगे। उल्लेखनीय है, यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाला पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, एस्पार्टेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सामान्य कृत्रिम स्वीटनर है। कथन 2 है, इसमें 2 प्राकृतिक अमीनो एसिड जैसे L-एस्पारेटिक एसिड और L-फेनिलएलिनिन होते हैं। और कथन 3 है, इसकी खोज जेम्स M श्लेटर ने की थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की कैंसर अनुसंधान शाखा एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करेगी। बता दें कि एस्पार्टेम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कृत्रिम स्वीटनर है, जो विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उपयोग आहार, शीतल पेय, चीनी मुक्त च्युइंगम और आइसक्रीम में किया जाता है। रासायनिक रूप से एस्पार्टेम 2 प्राकृतिक अमीनो एसिड के डाइपेप्टाइड का मिथाइल एस्टर है, L-एस्पारेटिक एसिड और L-फेनिलएलिनिन, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी खोज GD सीरल एंड कंपनी के रसायनज्ञ जेम्स H श्वेल्टर ने 1965 में एक अल्सर विरोधी दवा पर शोध करते समय गलती से की थी, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तीनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम की चर्चा किस स्थिति या संदर्भ में की गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सड़क के लिए सिग्नल प्रणाली, ऑप्शन बी हवाई जहाजों के लिए सिग्नल प्रणाली, ऑप्शन सी स्वचालित सिग्नल रिले प्रणाली या फिर ऑप्शन डी रेलवे के लिए ब्लॉकचेन सक्षम सिग्नलिंग प्रणाली। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।